कभी कभी कोई एक संकट इतनी तेजी से फैलता है कि पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ जाती है। आज हम 2026 के ईरान युद्ध के स्रोतों को समझेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, क्यों इतना फैला और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ा। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत थी। एक तारीख 28 फरवरी 2026। ये वो दिन था जब एक चिंगारी ने पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी। एक ऐसा संघर्ष जिसकी तपिश आज भी महसूस की जाती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। ये कहानी है एक अचानक हुए हमले की जिसने रातों रात सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। ये एक जबरदस्त हवाई हमला था। कुछ ही घंटों के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई एक टारगेटेड स्ट्राइक में मारे गए और ईरान का जवाब भी उतना ही तेज और खतरनाक था। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश हो गई। मतलब पहले ही दिन से यह तय हो गया था कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या सत्ता में बैठे लोगों के लिए जंग ही आखिरी रास्ता बचा था? क्या शांति से बात करने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे या उन्हें जानबूझकर बंद कर दिया गया था? अब दूसरे हिस्से में चलते हैं। ये समझने के लिए कि इस लड़ाई की जड़ें कितनी गहरी थी, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये एक लंबा और तनाव से भरा सफर था। देखिए, ये जंग कोई एक रात में शुरू नहीं हुई। इसके पीछे सालों का तनाव था। 2023 में एक नया संकट खड़ा हुआ, फिर 2024 में तो इतिहास ही बन गया जब ईरान और इजराइल ने पहली बार एक दूसरे पर सीधे मिसाइलें दागी। जून 2025 में एक छोटा लेकिन बहुत ही भयानक 12 दिन का युद्ध भी हुआ और 2026 की शुरुआत होते होते अमेरिका ने इराक वॉर के बाद अपनी सबसे बड़ी फौज इस इलाके में तैनात कर दी। मतलब माहौल पूरी तरह से एक बारूद के ढेर जैसा बन चुका था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। और यहीं पर कहानी और भी उलझ जाती है। देखिए, एक तरफ तो फरवरी 2026 में बातचीत की कोशिशें हो रही थीं, न्यूक्लियर डील पर चर्चा चल रही थी, लेकिन उसी वक्त पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। सैन्य तैयारियां जोरों पर थीं। कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये बातचीत असल में सिर्फ एक दिखावा थी, एक चाल थी ताकि दुनिया का ध्यान भटकाकर हमले की तैयारी की जा सके। तो जो सवाल था कि शांति का रास्ता क्यों नहीं चुना गया, उसका जवाब शायद यही है कि शांति कभी एक असल विकल्प था ही नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये आग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। ये लड़ाई सिर्फ 2 या 3 देशों के बीच नहीं थी, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह फैली। ईरान, इजराइल, इराक, यूएई, सऊदी अरब, लेबनान, एक एक करके लगभग पूरा मिडिल ईस्ट इस जंग के मैदान में खिंचता चला गया और हर किसी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और ये कोई पारंपरिक युद्ध भी नहीं था, ये एक हाइब्रिड वॉर था। मतलब एक तरफ तो आसमान से मिसाइलें गिर रही थीं और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया में साइबर अटैक हो रहे थे। ये नए जमाने का युद्ध था जो हर मोर्चे पर, असल दुनिया में भी और वर्चुअल दुनिया में भी लड़ा जा रहा था। बात करते हैं पैसे की, क्योंकि जब कहीं युद्ध होता है तो उसका असर दुनिया के हर कोने में हर किसी की जेब पर पड़ता है। इस पूरे आर्थिक संकट के केंद्र में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। आप इसे दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक मुख्य धमनी समझ सकते हैं। दुनिया की 20% एलएनजी, 35% यूरिया और लगभग 30% खाद यहीं से होकर गुजरती है। तो जब इस रास्ते को बंद किया गया तो ये सिर्फ एक समुद्री रास्ते को बंद करना नहीं था, ये एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी की सांस रोकने जैसा था। और इसका असर देखिए फौरन दिखा। 11 मार्च आते आते दुनिया भर में यूरिया की कीमतों में 26% का उछाल आ गया। अब यूरिया यानी खाद महंगी तो खेती महंगी, और खेती महंगी होने का सीधा मतलब है कि दुनिया भर में खाने पीने की चीजों पर एक बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा था। लेकिन जंग का असर सिर्फ सैनिकों और अर्थव्यवस्था पर नहीं होता, इसकी सबसे भारी कीमत आम लोग चुकाते हैं। चलिए अब उस मानवीय और कानूनी पहलू को देखते हैं। और यही युद्ध का सबसे भयानक चेहरा है, जब लड़ाई सैन्य ठिकानों से निकलकर आम लोगों के घरों, स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच जाती है। मिनाब में एक स्कूल पर हमला हुआ और 180 जानें चली गईं। तेहरान में रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। ये सिर्फ इमारतों का गिरना नहीं है, ये लोगों के जीने के अधिकार पर हमला है। अकेले लेबनान में 10 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए, 10 लाख लोग, ये वो कीमत है जो आम इंसान चुकाता है। कानूनी नजरिए से देखें तो कई एक्सपर्ट्स ने इस पहले हमले को वॉर ऑफ एग्रेशन यानी आक्रामकता का युद्ध कहा है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसे सबसे बड़ा युद्ध अपराध माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हमले के लिए ना तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी थी और ना ही ये आत्मरक्षा के कानूनी दायरे में आता था। इतनी तबाही और बर्बादी के बाद सवाल यह था कि क्या इस अंधेरी सुरंग के आखिर में कोई रोशनी है? क्या शांति का कोई रास्ता बचा है? इस तबाही के बीच 25 मार्च को उम्मीद की एक किरण दिखी। एक 15 पॉइंट का शांति प्रस्ताव सामने आया। इसकी शर्तें साफ थीं। ईरान अपनी न्यूक्लियर क्षमता खत्म करे, अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स की मदद बंद करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोल दे, और बदले में उस पर लगे सारे इंटरनेशनल बैन हटा लिए जाएंगे। ये सिर्फ लड़ाई रोकने का नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसे टकराव से बचने का एक फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ आकर हम उसी सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या ये प्रस्ताव वाकई एक परमानेंट शांति की गारंटी है, या फिर इस दशकों पुरानी लड़ाई में बस एक छोटा सा कौमा? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी गूंज रहा है।